तो अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिबेंचर्स के अंदर जो अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट क्या है, क्योंकि बच्चों को भ्रम है कि हां डिबेंचर्स का टॉपिक बदल गया। हालांकि लास्ट टाइम अमेंडमेंट क्लास जब हमने ली थी तो उसके अंदर बता दिया था वो चेंज क्या है, इसका मतलब बच्चों को पता है। उसमें एक जगह एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने को कहा जाता है। तो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पहले बनता था, वो अब चेंज हो गया है। अब सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज के लिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनेगा 10%। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनेगा 10%, वो भी किन के लिए? ओनली फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, बाकियों के लिए नहीं बनेगा। ओके सर, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि सवाल अनलिस्टेड कंपनीज का है? अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, जब क्वेश्चन में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व लिखा है तो अनलिस्टेड ही होगी। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वर्ड का भी प्रयोग हो रहा है तो अनलिस्टेड है, बाकियों को तो बनाना ही नहीं है। इसका मतलब आपके सवाल में अगर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व वर्ड का प्रयोग होता है तो आप अनलिस्टेड कंपनी मान करके उस सवाल को करेंगे। और उसकी सीमा कितनी है? तो जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उसकी सीमा बताई गई थी 25%, वो भी सिलेक्टेड कंपनीज के लिए। अब मैं कह रहा हूं सिलेक्टेड कंपनियां नहीं देखनी है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनियों के लिए बनाना है, वो भी मात्र कितना? 10%। एक और भी विचार उठता है कि सर आपने पहले बोला था डिबेंचर रिडम्पशन फंड यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स भी बनानी जरूरी है, तो क्या इन्वेस्टमेंट अभी भी बनानी जरूरी है? द आंसर इज यस। और मजे की बात है उसमें चेंज नहीं आया, जो आपने पढ़ रखा था वही है। वो 15% पहले था, अब भी वही 15% है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आपके पास जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के 25% को 10% कर दिया गया, यही चेंज है। तो उस पर संबंधित एक क्वेश्चन जो इस बार के आरटीपी में है हम वो सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ये अमेंडमेंट आई है उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस पे इफेक्ट आएगा। तो आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 है इसके ऊपर आरटीपी का, तो आइए हम ये क्वेश्चन को देखें। Redemption of debentures, the following balances appeared in the books of लक्ष्य लिमिटेड। ये बैलेंसेस हैं लक्ष्य लिमिटेड की बुक्स में ऑन 1 अप्रैल। डिबेंचर्स का बैलेंस दिया हुआ है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस दिया है। तो सब बच्चे मुझे ये बताओ, जैसे ही तुम्हें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिख गए तो तुमने अपना समझ लेना है कि ये सवाल किसका होगा? ये अनलिस्टेड कंपनी का होगा। ये आप एज्यूम कर लेंगे कि ये अनलिस्टेड कंपनी है। जैसे ही आपको पता चला डीआरआर, तो मुझे ये बताओ डीआरआर होना कितना चाहिए? फटाफट से बताओ, होना चाहिए 10%। किसका? ऑफ डिबेंचर्स, यानी ये होना चाहिए 3,75,000। ये होना चाहिए 3,75,000। है कितना? 125। तो मुझे बताओ हमें कितने का डीआरआर में पैसा डालना पड़ेगा? तो मेक इट 375, मुझे डीआरआर 2,50,000 रुपए का क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये आपकी एक हिडन एडजस्टमेंट होती है क्वेश्चन में कि जितने डिबेंचर्स हैं उन डिबेंचर्स का ये 10% होना चाहिए, अगर उससे कम है तो आपको बाकी बनाना पड़ेगा। बस ये पॉइंट है, यही अमेंडमेंट है। पहले आप ये 25% बनाते थे, यानी कि आप पहले पुराने टाइम पर जब पढ़ते थे तो आप इसका 25% बनाते थे। अब आपने उसे कितना कर दिया? अब आपने उसे 10% कर दिया। तो आपके पास कुछ मैथमेटिकली वैल्यूज में चेंजेस आ जाएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, जैसे करते हैं वैसे करते रहेंगे। डिबेंचर रिडम्पशन फंड के अंदर हमारे पास 562 रिप्रेजेंटेड बाय 10% बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बैलेंस दिया हुआ है। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डीआरआर वाज मेड ऑन द 31st मार्च एवरी ईयर। तो ये साहब एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 31 मार्च को होता है। ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट हमारे इंस्टीट्यूट को ना अब क्या कहें, गालियां भी देने के तो कब लगता है कि कितनी दे सकते हैं इनको। ये अमेंडमेंट आ चुकी है, अब आपको एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ईयर एंड पर नहीं देना है। ये आपको अपने पास 1 अप्रैल में ही काम कर लेना है। तो ये लाइन बेकार है।
On 31st March, the balance at bank was 37,50,000 before receipt of interest. Interest on debenture having already been paid. ये बैंक बैलेंस दिया हुआ है. The investments were realized at par. इन्वेस्टमेंट को पार पे ही बेच दिया, यानी 5,62,500 का ही बेच दिया for the redemption of debentures at a premium of 10%. और डिबेंचर्स को हमने प्रीमियम पर रिडीम कर दिया, 10% प्रीमियम पर रिडीम कर दिया. लक्ष्य लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी. थैंक गॉड बता भी दिया उसने. अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी, NBFC, HFC, ये सब कंपनी आपको याद नहीं करनी है क्योंकि पहले इनके अलग अलग लिमिट्स थी. अब आपके पास सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी है. You are required to prepare debentures redemption reserve account and debenture redemption reserve investment account and bank account in the books of Lakshya Limited for the year ended 31st March. तो ये क्वेश्चन कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, कोई और अमेंडमेंट ही नहीं है इसके अंदर. तो सिर्फ यही पॉइंट है. मयंक ने पूछा है क्या DRR एक बार बनता है कि एवरी ईयर? एक बार बनता है बस भाई साहब. अब वो चक्कर खत्म जो तुम स्कूल में पढ़कर आए थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. तो सबसे पहली बात आती है, उसने आपसे मांगा क्या है? उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. क्या आप बनाकर दिखा सकते हैं? एल लिमिटेड. तो हमारे पास 1 अप्रैल 2001 को क्या बैलेंस दिया हुआ है? दिस बैलेंस BD इज 125. मुझे फटाफट से बताओ क्या DRR अब 31 मार्च को बनता है कि 1/4 को ही बनता है? अब 1/4 को ही बन जाएगा. मुझे यह बताओ कितना बनेगा? 37,50,000 का 10%, जिसमें से ऑलरेडी 125 है, तो 2,50,000 बन जाएगा. इट विल बी हाउ मच? 2,50,000. इतना बन जाएगा. अब उसके बाद हमारे पास, चूंकि ये डिबेंचर्स साल के एंड में रिडीम हो रहे हैं, तो क्या 31 मार्च को जब डिबेंचर्स ही खत्म हो गए तो क्या बैलेंस CD आएगा? फटाफट से बताओ. जब डिबेंचर्स ही खत्म हो जाएंगे तो क्या हम इसको कैरी करेंगे? जब डिबेंचर्स ही खत्म हो जाएंगे तो कैरी क्यों करेंगे? तो हम इसे खत्म कर देंगे. कैसे? बाय ट्रांसफरिंग इट टू जनरल रिजर्व. तो सवाल का एक अकाउंट जो उसने मांगा था वो तो खत्म भी हो गया. बस यही मांगा था ना, और तो क्या मांगा उसने? उसने इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी मांगा है आपसे. तो लो भाई, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये हमारे पास बैलेंस BD कितने का था? दिस बैलेंस वॉज हाउ मच? कहां गया? दिस बैलेंस इज 562,500. ये हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है. इस इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया है एट पार डिवेंचर्स की रिडम्पशन करने के लिए. 31 मार्च को हमने इन्हें बेच दिया और इतने का ही बेच दिया. तो आपके पास ना कोई गेन हुआ ना कोई लॉस. 562,500. बैंक अकाउंट जिसके अंदर उसने आपको बैलेंस बता रखा है बैंक का, कि बैलेंस कितने का था बैंक का. उसने आपसे कहा बैलेंस है 37,50,000. और अभी इसके अंदर उसने क्या बोला? उसने कहा एक तो हमने इन्वेस्टमेंट को, इंटरेस्ट को रिसीव करना है बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 562,500 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होगा? उसने लिखा था ना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ये हो जाएगा 56,250. तो ये तो हमारे पास ये आ गया. तो वो कहता है दिस इज बिफोर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो पे कर दिया था, इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया. तो ये हमारे पास यहां आ गया टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट 562,500. ये हमने रियलाइज कर दिया. डिबेंचर्स को रिडीम कर दो बाय डिबेंचर्स. और डिबेंचर्स को आपने 10% ज्यादा पे करना है. 37,50,000 का 110%. बताओ कितना आ जाएगा?
दिस विल बी इक्वल टू 37,50,000 का 110%, दिस इज 41,25,000। और हमारे पास कोई चीज उसने बनाने को बोला था बस, और तो उसने कहा ही कुछ नहीं, बाकी तो अब बैंक अकाउंट है, उसने आपसे डिबेंचर्स अकाउंट मांगा ही नहीं है। वैसे तो अच्छी बात है, बैलेंस सीडी निकाल लो कि बैंक में क्या पैसे बच गए। तो माइनस कर दो 37,50,000, माइनस कर दो 56,250, माइनस कर दो 562,500 इज इक्वल टू 243,750। दिस इज माई क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स इट। मोहित ने आंसर भेज दिया, लीना पटेल ने आंसर भेज दिया। तो हमारे पास यही एक था, और मेरे को तो लगता नहीं इसमें कोई डिवेंचर्स में कोई मुश्किल चीज बची है। इट इज सो सिंपल नाउ। तो मैंने इसका ना वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है। तो क्या है कि आप में से जिन बच्चों ने डिवेंचर्स को रिवाइज कर बाद में करेंगे या वो अमेंडमेंट देखना चाहेंगे कि साहब ये बता दीजिए, तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर दिया, आप ऑटोमेटिकली इसको देख सकते हैं बाद में, ठीक है।